बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने कल चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया था जो कि रिप्रोडक्शन के बारे में। कल हमने रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक से, डैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाई जाती हैं। एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग वगैरह शामिल हैं, जो कि आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए प्लांट की तादाद में इजाफा किया जाता है। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको ये तीनों मेथड्स जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अब देख रहे हैं सिंपल लेयरिंग में क्या हो रहा है कि प्लांट की स्टेम को ज़मीन में दबाया जाता है और जो स्टेम ज़मीन में दबी होती है वहाँ से फिर रूट्स इमर्ज हो जाती हैं और इस तरह ये जो पार्ट होता है प्लांट का, ये एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बाद में इस पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर दिया जाता है। अब ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं दो डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है ताकि वो एक ही प्लांट के तौर पर ग्रो कर सकें। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इससे दोनों प्लांट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो होती हैं कंबाइन हो जाती हैं। हम इस तरह ऐसे प्लांट्स पैदा करते हैं या ऐसी वैरायटीज़ पैदा करते हैं फ्रूट्स वगैरह की जो कि नेचुरली नहीं पाई जाती। जबकि बडिंग में क्या होता है, बडिंग में एक और प्लांट से बड लेकर दूसरे प्लांट के स्टेम पे लगा दी जाती है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए प्लांट्स की तादाद में इजाफा किया जाता है या उनमें अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो उनमें इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। प्लांट्स में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है डैट इज़ डिप्लोहेप्लॉन्टिक। डिप्लोहेप्लॉन्टिक का मतलब क्या है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है इसमें दो जनरेशन्स पाई जाती हैं जो एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती हैं। फर्स्ट वन इज़ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन एंड सेकंड वन इज़ हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेशन। अगर ये दोनों जनरेशन्स एक दूसरे से सिमिलर हों, यानी एक दूसरे से मिलती जुलती हों वेजिटेटिवली, तो इस तरह की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक। आइसो मीन सेम, मॉर्फिक मीन मॉर्फोलॉजिकली, यानी ये देखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं ये दोनों जनरेशन्स। जबकि अगर ये दोनों जनरेशन्स देखने में डिसिमिलर हों तो इसको हम कहते हैं दे आर हेट्रोमॉर्फिक। ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। प्लांट्स में क्योंकि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, दे हैव टू generations in their life cycle. First one is diploid sporophyte generation that produces spores and second one is haploid gametophyte generation that produces gametes. अगर ये दोनों जनरेशन सिमिलर होंगी तो इसको हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक, और अगर ये दोनों जनरेशन्स डिसिमिलर होंगी, एक दूसरे से देखने में डिफरेंट होंगी, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोमॉर्फिक। अब आप देखते हैं कि सीड प्लांट्स जो हैं या जो एंजियोस्पर्म्स हैं या जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हमारे ईट की ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बेहतर जो है तरीक़ेकार पाया जाता है। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो इनको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं? सबसे पहले इनके फ्लावर्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड, और इनकी जो फ्लोरिसेंस है वो इनको पॉलिनेट करने में इजीली हेल्प करती है। यानी इनमें जो फ्लावर्स की शेप है और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पॉलिनेशन में, बेहतर पॉलिनेशन में हेल्प करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो और ज़्यादा तादाद में सीड्स वगैरह प्रोड्यूस हो सकें। इसके अलावा गैमीट्स की ट्रांसफ़र के लिए, मेल गैमीट की ट्रांसफ़र के लिए ख़ास तौर पर फीमेल गैमीट तक पोलन ट्यूब जो है इनमें बनती है ताकि ईज़ीली या सेफली मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जो है ट्रांसफ़र किया जा सके। इसके अलावा इनमें फूड स्टोरेज होती है फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये भी इनके लिए एक हेल्पफुल चीज़ है ताकि जब सीड ग्रो कर रहा होता है तो इस तरह उसको जो फूड चाहिए होती है इनिशियली, वो उसको अपने अंदर मौजूद जो फूड होती है जो वहाँ स्टोर हुई होती है वहीं से मिल जाती है। इसके अलावा जो एम्ब्रियो होता है उसके बाहर सीड कोट होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद एक और फैक्टर जो इनके लिए बहुत हेल्पफुल है इनकी सर्वाइवल में या इनकी सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन में, डैट इज़ फ्रूट फॉर्मेशन। एंजियोस्पर्म्स में इनमें फ्रूट फॉर्मेशन होती है। फ्रूट फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा है कि सीड्स एक तो उसके अंदर मौजूद होते हैं और जब
उन फ्रूट्स को खाया जाता है तो सीड्स को डिस्पर्स करने में, ज़्यादा दूर तक लेके जाने में या ज़्यादा दूर तक उनको फैलाने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो सीड्स होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त करने की इनमें एबिलिटी होती है, क्योंकि इनमें से डोरमेंसी पाई जाती है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये सीड्स जो होते हैं ये डोरमेंट हो जाते हैं, ये तब ग्रो नहीं करते। जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तब ही ये जर्मिनेट करते हैं और सीडलिंग प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये जर्मिनेट नहीं कर रहे तो इसका इनको फ़ायदा क्या है कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस को जो है ये गुजारते हैं। अगर उस वक्त जर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा, जो सीडलिंग है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह ये अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। फिर अब इसमें आपको एक बॉक्स में छोटा सा पोलन ट्यूब का सारा बताया हुआ है कि पोलन ट्यूब जो है उसकी एवोल्यूशन किस तरह इम्पॉर्टेंट है। पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन लैंड अडेप्टेशन बाय द स्पर्मेटोफाइट्स। इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। पोलन ट्यूब किस तरह अहम है लैंड अडेप्टेशन में, क्योंकि ये एक सेफ़ ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम करती है, जिसके ज़रिए मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाया जाता है ओव्यूल में, ताकि उसकी फर्टिलाइजेशन की जा सके इन हॉस्टाइल लैंड इन्वायरमेंट जो कि बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली होती है, उसमें सेफ़ ट्रांसफ़र के लिए कोई ऐसा व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फर्टिलाइजेशन को इंश्योर कर सकें। तो इसके लिए पोलन ट्यूब जो है वो इवॉल्व हुई है इन स्पर्मेटोफाइट्स, जो कि इनको हेल्प करती है मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट तक सेफली ट्रांसफ़र करने में। और जो ये जो पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन है दिस इज़ पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड के सीड के एवोल्यूशन के साथ साथ पोलन ट्यूब भी जो है इवॉल्व हुई है ताकि सीड प्लांट्स जो हैं ये सक्सेसफुली लैंड इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं जब ये स्टिग्मा के ऊपर आके फॉल करते हैं तो फिर ये पोलन ट्यूब बनाते हैं, जो कि इसमें मौजूद न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड्स द एग ताकि फर्टिलाइजेशन की जा सके। अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स का। ये आप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं ज़ाइगोट से। ज़ाइगोट जो है इट इज़ डिप्लॉयड, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने से बनता है। ज़ाइगोट जो है जर्मिनेट करता है या डेवलप होता है इनटू स्पोरोफाइट जनरेशन, जिसे हम कहते हैं स्पोरोगोनियम। इट इज़ ऑल्सो डिप्लॉयड। अब स्पोरोगोनियम जो है इसमें होते हैं स्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं। स्पोर मदर सेल्स में होती है मियोसिस और इसके नतीजे में हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करते हैं, ये बनाते हैं फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन, और ये जो जनरेशन होती है ये होती है इन द फॉर्म ऑफ थैलस, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर है सेल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कोई रूट स्टेम्स या लीव्स नहीं होते। थैलस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं आर्चिगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या आर्चिगोनिया में माइटोसिस होती है और ओवोस्फीयर्स बनते हैं। इसी तरह जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं एंथ्रीडिया, इनमें जो माइटोसिस होती है तो बनते हैं एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स जो हैं ये स्विम करते हैं ऑन सरफेस मॉइस्चर ताकि ओवोस्फीयर तक जा सकें। इनमें इनको हेल्प करते हैं केमिकल सिक्रीशंस बाय द ओवोस्फीयर, जो कि इनको अट्रैक्ट करती हैं टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया। फिर आर्चिगोनिया में जाके फर्टिलाइजेशन होती है ओवोस्फीयर की और ज़ाइगोट बनता है और सारी साइकिल जो है ये कंटिन्यू होती चली जाती है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में। इसमें पाइनस सिल्वेस्ट्रिस की लाइफ साइकिल जो है दिखाई गई है। अब यहाँ भी हम स्टार्ट करते हैं ज़ाइगोट से। ज़ाइगोट जो है ये डिप्लॉयड होता है, ये आप समझ लीजिए सीड है। जब सीड जो कि सीड प्लांट्स हैं तो ये जो सीड है ये जब ग्रो करता है तो बनाता है पाइनस ट्री। पाइनस ट्री इज़ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। अब ये जो पाइन ट्री है इस पर दो तरह की कॉर्न्स लगती हैं। एक होती है फीमेल कॉर्न जिसमें जो कि मुश्तमिल होती है मेगास्पोरोफिल्स पे, एंड मेल कॉर्न जिसमें जो कि मुश्तमिल होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स पे। अब जो मेगास्पोरोफिल्स हैं इनमें पाए जाते हैं मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया के अंदर होते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स
इसी तरह जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं इनमें पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक्स। पोलन सैक्स के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये सब डिप्लॉइड हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस। इसके नतीजे में क्या बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल में जो मियोसिस होगी तो बनेंगे मेगास्पोर्स बनेंगे या एम्ब्रियो बनेगा। इसी तरह जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो बनेंगे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये हैप्लॉइड हैं और ये माइक्रोस्पोर्स है, मदर सेल नहीं। ये मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर जो हैं ये मेगास्पोर तक जाएंगे, पॉलिनेशन होगी। अब क्या होगा, अब जो मेगास्पोर है ये बनाएगा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन यानी कि फ़ीमेल प्रोथैलस बनाएगा, और जो माइक्रोस्पोर है ये बनाएगा मेल प्रोथैलस या हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन बनाएगा। अब ये जो मेल प्रोथैलस है इसमें जो है पाए जाते हैं एंथ्रीडियल सेल्स, ये बनाते हैं मेल गैमेटिक न्यूक्लियस, और फिर ये जो इनमें पोलन ट्यूब बनती है और जो न्यूक्लियस है इसे ट्रांसफ़र किया जाता है आर्चिगोनिया में फ़ीमेल की। अब फीमेल का जो प्रोथैलस है इसमें आर्चिगोनिया होते हैं, और आर्चिगोनिया में ओस्फीयर्स पाए जाते हैं जो कि माइटोसिस के नतीजे में बनते हैं। ओस्फीयर जो इनको फिर फर्टिलाइज़ करते हैं, मेल का जो न्यूक्लियस है इसको फर्टिलाइज़ करता है, फर्टिलाइजेशन होती है आर्चिगोनिया में और उससे जाइगोट बनता है, और इस तरह जो जाइगोट जो है वो जाहिर से पता है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो जो सीड में प्रोटेक्टेड होता है, जब सीड को अब सो करते हैं तो फिर एक पाइनस ट्री जो है वो ग्रो कर जाता है जो कि है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। अब हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, हम इसको सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इन्हें आप जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, इनमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सीड से, या इनमें आप सीड को जब सो करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट जो है ये बनता है, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। इसमें फ्लावर्स लगते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट्स भी हो सकते हैं और सिंगल सेक्स भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें ऐसा भी हो सकता है कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एक ही फ्लावर पे हो, डिफरेंट फ्लावर्स पे भी हो सकते हैं। अब जो फ्लावर्स में अगर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर्स में हैं तो मेल ऑर्गन्स जो हैं उनको हम कहते हैं स्टेमन्स, इनको माइक्रोस्पोरोफिल्स भी कहते हैं, और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं कार्पल्स, इनको मेगास्पोरोफिल्स भी कहते हैं। मेगास्पोरोफिल्स में पाए जाते हैं मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर होते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। इसी तरह जो स्टेमन्स हैं इनमें जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं इनमें पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक्स, और इनके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब इन दोनों में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में एंड मेगास्पोर मदर सेल्स में होती है मियोसिस, इसके नतीजे में बनते हैं माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स इन्हें हम कहते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो बनेंगे मेगास्पोर्स या एम्ब्रियो सैक। अब क्या होगा, जब माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जाएगा ओवरी के स्टिग्मा पर, पोलिनेशन होगी, तो अब क्या होगा, जो मेल माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट करेगा इनटू वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस, यानी कि ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन बनाएगा। इसी तरह जो मेगास्पोर है या एम्ब्रियो सैक है ये जर्मिनेट करेगा और बनाएगा फीमेल प्रोथैलस, जिसे हम ये भी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन है क्योंकि गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है। अब जो मेल प्रोथैलस है या हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन है इसमें प्रोड्यूस होते हैं 2 मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई, एक जो है वो पोलन ट्यूब बनाता है और बाद में जो दूसरा है डिवाइड करता है 2 में, जिनमें से एक जो है वो जाके एग को फर्टिलाइज़ करता है और दूसरा जो है वो जाके 2 पोलन न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज़ करता है, और इस तरह ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस बन जाता है। फीमेल में आप देख रहे हैं इनमें जो मियोसिस होती है उसके नतीजे में एक एग बनता है, 3 एंटीपोडल सेल्स बनते हैं, 2 सिनेड्रिड्स बनते हैं, ये जो है ख़त्म हो जाते हैं। इनमें से जो एग बनता है उसको फर्टिलाइज़ करता है स्पर्म और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ज़ाइगोट, और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है उस पोलन ट्यूब के अंदर वो फर्टिलाइज़ करता है इन 2 पोलन न्यूक्लियाई को, और ये बन जाता है ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस जो कि बाद में एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंडोस्पर्म जो है ये एक्चुअली फूड होती है जो कि एम्ब्रियो
इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, और ये दोनों मिलकर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ये सीड बना देते हैं, जो कि बाद में जर्मिनेट करके नया स्पोरोफाइट जनरेशन जो है उसको ग्रो कर देते हैं। ये है लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म्स की। अब देखें यहाँ पर आपको यही सारा इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, जिसमें हमने देखा था अभी इनमें डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये आपको ओवरी दिखाई जा रही है, इसके अंदर आप देख रहे हैं आपको सिनेड्रिस नज़र आ रहे हैं, पोलन न्यूक्लियाई नज़र आ रहा है, एंटीपोडल्स नज़र आ रहे हैं। हमने पढ़ा है कि सिनेड्रिस और एंटीपोडल्स जो है ख़त्म हो जाएंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। पोलन न्यूक्लियाई जो है इनको फर्टिलाइज़ करेगा एक ट्यूब न्यूक्लियस और ये बन जाएगा एंडोस्पर्म, जबकि जो इसमें एग होगा, एग न्यूक्लियस, उसको फर्टिलाइज़ करेगा स्पर्म और ये बन जाएगा जाइगोट। ये देखिए जाइगोट है, और ये ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस है, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये थ्री, इसमें नंबर क्रोमोसोम जो होते हैं वो ट्रिपल होते हैं, जबकि जाइगोट में नंबर क्रोमोसोम जो होंगे वो डबल होंगे। ये जो है एंडोस्पर्म ये बाद में खुराक में चेंज हो जाएगा और ये सीड बन जाएगा, जो कि बाद में जर्मिनेट करके यंग स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। अब हम पढ़ते हैं पार्थिनोकार्पी के बारे में, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि कई दफ़ा फ्रूट जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, यानी कि ओवरी जो है वो पककर फल बन जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती इसलिए इसके अंदर सीड फॉर्मेशन भी नहीं होती, और ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। ये जो फिनोमिना है ये पाया जाता है बनानास में, पाइनएप्पल्स में, ऑरेंजेस और ग्रेप्स की कुछ वैराइटीज़ भी हैं जी इसको शो करती हैं। और ये जो डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट इज़ कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। आमतौर पर ये होता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, यूजुअली हाई ऑक्सीजन लेवल की वजह से जो ओवरीज़ हैं उनमें वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन इसको हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस। इसमें हम करते क्या हैं कि ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो इससे होता क्या है कि जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट, और ऐसा आमतौर पे किया जाता है इन टमाटोज़ एंड पेपर्स वगैरह। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरह के फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू पार्थिनोकार्पी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एप्पल दिखाया जा रहा है जिसमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं हुई। यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स देख रहे हैं आप, इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये पार्थिनोकार्पी की वजह से जो है ये डेवलप हुए हैं, तो इनके अंदर सीड्स नहीं बने होते, क्योंकि इनके अंदर जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइज़ नहीं हुआ होता, या आप कह लें कि जो एग होता है उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती, इसी वजह से ये जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। तो हम पढ़ते हैं सीड डोरमेंसी के बारे में। सीड डोरमेंसी क्या है? डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव हो जाना। इसमें होता क्या है कि जो सीड्स हैं वो रेस्ट की कंडीशन में चले जाते हैं। इससे इनको फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को सर्वाइव कर पाते हैं। जैसा कि अगर इनको पानी प्रॉपर अवेलेबल ना हो या लो टेम्परेचर हो, तो ये उस इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं करते हैं, उस वक्त ये ग्रो नहीं करते जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो फेवरेबल नहीं होते। इस पीरियड के दौरान जो एम्ब्रियो होता है वो अपनी ग्रोथ को लिमिट कर देता है या स्टॉप कर देता है। और ये अमल क्यों ज़रूरी है उसके लिए, प्लांट के लिए, ये इसकी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे जो प्लांट है या सीड है वो जर्मिनेट होने से अपने आप को प्रिवेंट करता है इन रिस्पॉन्स टू कंडीशन सच एज़ वार्म स्पेल इन विंटर। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें विंटर है और विंटर में थोड़े अरसे के लिए गर्म जो है टेम्परेचर उसको मिल रहा है, लेकिन वो उसमें जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक उसको बाकी फैक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होंगे जो उसको जर्मिनेट होने के लिए चाहिए। क्योंकि अगर वो वार्म स्पेल में जर्मिनेट कर जाएगा तो क्योंकि उसको बाकी फैक्टर्स जो हैं फेवरेबल नहीं हैं अभी, तो वो जो एम्ब्रियो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो प्लांट है वो डाई कर जाएगा। तो इस तरह ये जो प्लांट है ये अपने आप को जो इररेलेवेंट या जो इस तरह के स्टिमुलाई हैं जो उसके लिए अभी इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है उसकी ग्रोथ के लिए, उसको ये जो है अवॉइड करते हैं। जर्मिनेशन जो होती है या रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल ग्रोथ जो होती है बाय डोमेंट एम्ब्रियो, इसके लिए कुछ प्रिसाइज कम्बिनेशंस चाहिए होते हैं एनवायरमेंटल क्यूज़ के, ताकि एक्सीडेंटल स्टिमुलाई जो है इनको जर्मिनेट ना करवा सके। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये इनके लिए फैटल होगा और ये प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सीड
सीड प्लांट्स में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पाई जाती है जो इनको सर्वाइव करने में और ज़्यादा इनको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती है कि इनमें सीड डोरमेंसी पाई जाती है। जब तक सीड को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती सीड ग्रो नहीं करता। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, इनको थोड़ा वार्म टेम्परेचर मिलता है, प्रॉपर इनको एनवायरनमेंट मिलती है, पानी मिलता है, तो ये ग्रो कर जाते हैं, अदरवाइज़ ये ग्रो नहीं करते, ये जर्मिनेट नहीं करते। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।